गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट जजमेंट इज बेसिकली ऑन अडॉप्शन। एंड इस जजमेंट में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस किया गया, एज सच उसके बारे में बेरेक में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया। प्लस इस पॉइंट को कभी पहले सोचा नहीं गया इतना थॉरली, क्योंकि ये जो पॉइंट डिस्कस किया इट इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन बेसिकली विच हैज़ come before the Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has given the judgment with respect to this case. और बड़ा ही छोटा सा पॉइंट है और छोटा सा ही इशू है, बट कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। What I am talking about, which judgment we are talking about is that is Kalandi Damodar Gade dead through LRs versus Manohar Lakshman Kulkarni and others 2020 Supreme Court। ध्यान से देखिएगा प्लीज, चीज क्या करने वाले हैं और क्या इशू है इस केस में। एक्चुअली में दिस जजमेंट इज बिलोंग टू दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। जब सेक्शन 10 क्लॉज 3 आप देखोगे ध्यान से तो उसमें ये लिखा है कि जब भी हम एक सन की क्या कर रहे हैं, अडॉप्शन कर रहे हैं, तो वो सन मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर एक मैरिड सन की क्या करनी है, आपने अडॉप्शन करनी है, तो दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड यूसेजेस ऑफ बोथ द पार्टीज। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूसेज एंड कस्टम ऑफ FNM, दैट मीन्स द पेरेंट्स हु आर गिविंग इन अडॉप्शन एंड द पेरेंट्स हु आर टेकिंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन। क्लियर है? अगर F1 M1 के कस्टम ऐसे हैं और F और M के जो यूसेज कस्टम ऐसा है कि दे आर एग्रीड और उनके कहीं ना कहीं कस्टम है दैट दे कैन अडॉप्ट अ मैरिड सन ऑल्सो, देन ऑब्वियसली वी आर अप्लाइंग सेक्शन 10 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक फैमिली है FN, फादर एंड मदर FNM, उनका एक सन है S, उसकी मैरिज हो चुकी है W से, उसके आगे 3 सन्स हैं SS, SS1 एंड SS2। उसके बाद और एक और फैमिली है दैट इज F1 एंड M1, दैट मीन्स फादर एंड मदर हियर। दिस इज द डिफरेंट फैमिली। इनका खुद का कोई चाइल्ड नहीं है। लेट्स सपोज लो इस F1 M1 ने इस S को अडॉप्शन, इसकी S की जो है अडॉप्शन कर ली है, एंड नाउ S हैज कम टू दिस फैमिली। क्लियर है? जब S इस फैमिली में आया तो ऑब्वियसली अपनी वाइफ के साथ आएगा कि नहीं आएगा? आंसर इज यस। एंड अगर हम हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 12 पढ़ें तो सेक्शन 12 में साफ साफ लिखा हुआ है देयर विल बी द स्वेरेंस ऑफ ऑल द रिलेशंस। कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? स्वेरेंस ऑफ रिलेशनशिप with the family। और ये कौन सी फैमिली से हम रिलेशनशिप कर रहे हैं? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल फैमिली वेयर एस हैज टेकन द बर्थ। इस केस में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जो ये SS1 और SS2 है, ये क्या सबसे बड़ी बात इस S के साथ जाएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि अगर मैं F1 और M1 की बात करूं, दे हैव अडॉप्टेड ओनली S। अगर मैं ये 3 सन्स की बात करूं, वो आर द सन्स ऑफ S जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है, दे आर नॉट गोइंग टू द अदर फैमिली, दे हैव नॉट बीन अडॉप्टेड। हु हैज बीन अडॉप्टेड? ओनली S हैज बीन अडॉप्टेड एंड S अलॉन्ग विद हिज वाइफ हैज कम टू दिस फैमिली। सो कहीं ना कहीं जो SS1 और SS2 हैं, they are the part of this family. They have not changed their family. They have not been adopted. The question is, now are they orphans? जब हम स्वेरेंस ऑफ स्टेटस की बात कर रहे हैं, आर दे ऑर्फन्स? क्या जो ये S है उनका फादर नहीं रहा? और ये जो SD ने बर्थ लिया है दैट इज आफ्टर अडॉप्शन।
सो ऑफ कोर्स जो एस डी है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली और नॉट, आंसर इज यस, बिकॉज एस डी का जो बर्थ हुआ है दैट इज आफ्टर अडॉप्शन, बट ये तीनों सन्स का जो बर्थ हुआ है दैट इज बिफोर अडॉप्शन, सो इसी फैमिली में ये रह गए, और जो एस डी है ही इज द पार्ट ऑफ द न्यू फैमिली, दैट इज डॉटर, शी इज द पार्ट ऑफ द न्यू फैमिली। द क्वेश्चन इज कि ये जो डबल एस 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 वन और एस एस टू है आर दी ऑर्फन्स, दैट मीन्स अगर हम वो स्वेरेंस ऑफ स्टेटस की बात करते हैं विच इज गिवन अंडर सेक्शन 12, क्या वो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और इस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे दैट नाउ दे विल बी द ऑर्फन्स, दैट मीन्स जो उनका फादर था और सन का रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया। दूसरी बात, व्हाट विल बी देयर राइट इन प्रॉपर्टी, वट विल बी देयर राइट इन प्रॉपर्टी। जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़। इधर हम दो तरीके की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं, वन इज एंसेस्ट्रल एंड अदर इज सेपरेट। अगर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें दैट मीन लेट्स सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फैमिली, सो बीइंग द कमिंग इन द फोर्थ जनरेशन, बीइंग अ मेल मेंबर, क्या अभी भी ये कोपासनर्स हैं इस प्रॉपर्टी में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। And what we are talking about the concept of copasonary, are they still copasners? In the absence of his father, because father तो चला गया उधर, और फादर तो इस फैमिली में कोपासनर नहीं रहा, फादर तो किस फैमिली में कोपासनर बन गया है, न्यू फैमिली में कोपासनर बन गया, बिकॉज उसने तो सारा का सारा जो स्टेटस है, जो रिलेशनशिप है वो स्वेयर कर दिए, दैट इज एंड। अब जो ये तीन सन्स की अगर हम बात करें, आर दे स्टिल कोपासनर्स, दैट मीन्स इफ दे आर स्टिल कोपासनर्स एंड द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, दैट मीन्स दे कैन स्टिल क्लेम देयर शेयर बीइंग अ कोपासनर आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दूसरी बात, और अगर हम सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, लेट्स सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एस, एस की हो गई डेथ। अब जब एस की डेथ हो गई है, उसकी खुद की एक सेपरेट प्रॉपर्टी थी, तो सेपरेट प्रॉपर्टी से क्या सिर्फ और सिर्फ एस डी अब शेयर लेगी और इसकी जो विडो है वो शेयर लेगी, कि ये तीन सन्स भी अब शेयर ले सकते हैं? बिकॉज अगर मैं सक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो क्लास 1 ईयर्स को मिलती है, अगर मैं क्लास 1 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 1 ईयर्स में विडो आ गई, क्लास 1 ईयर्स में डॉटर आ गया, क्लास 1 ईयर में सन भी तो आते हैं, क्या अब ये सन भी इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी से आफ्टर द डेथ ऑफ दिस एस कैन दे क्लेम? ये सारी की सारी बातें अगर हम बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके ऊपर डिपेंड करती है जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप है, क्या अभी भी वो एग्जिस्टेंस में है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट स्वेरेंस, और वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्फन्स। इनके और भी पर्सनल राइट्स हैं। अगर मैं इशू की बात कर रहा हूं, देयर आर ऑल्सो द पर्सनल राइट्स। अभी तो हमने प्रॉपर्टी की राइट्स के बारे में बात करी, पर पर्सनल राइट्स के अगर हम बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज करो इसकी डेथ हो गई, जो एस की डेथ हुई आफ्टर द डेथ ऑफ एस, who will perform his last rites? After the death of S, who will perform his last rite? That means the last ceremonies. Because अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, they are the part of this family. That means जो इनका गोत्र है, the गोत्र of these three sons and the gotra of S, that means we can say that the caste, now it has been changed. क्लियर है? नाउ अगर ये गोत्र चेंज हो गए हैं, दैट मीन्स कास्ट चेंज हो गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये राइट्स हैं, दैट मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ एस, जो लास्ट सेरेमनीज है, हु विल परफॉर्म, दीज सन्स कैन परफॉर्म द लास्ट राइट्स
ceremonies of S or not. That is again an issue. For example, again a personal right, क्या S अभी भी अपने सन्स को फर्दर किसी को अडॉप्शन में दे सकता है? बीइंग अ फादर, बिकॉज अगर हम अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने अपने सन को अडॉप्शन में देना है तो किसके पास राइट है? फादर के पास राइट है कि नहीं है? विद द कंसेंट ऑफ द मदर, आंसर इज यस. सो लेट सपोज करो इस एस ने अब तीनों में से एक सन को क्या देना, किसी को अडॉप्शन में देना है. क्या ये फादर अभी भी अपने सन्स को विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ अडॉप्शन में दे सकता है कि नहीं दे सकता? सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पर्सनल राइट्स. ऑन द वन हैंड we are talking about the rights with respect to the property, and on the other hand we are talking about the personal rights of the person. And ये कहीं ना कहीं confusion क्यों create हुआ है? Confusion इसलिए create हुआ है क्योंकि जनरली हम देखते हैं adoption के केसेस क्या होते हैं, that is before marriage. एस की अभी तक मैरिज नहीं है और बिफोर मैरिज उसकी अडॉप्शन हो जाती है when he is a minor. बट हुआ क्या है, अगर आपका कस्टम अलाउ करता है, अगर आपके यूसीजीज अलाउ करते हैं, तो ऑब्वियसली आप आफ्टर मैरिज भी एस की अडॉप्शन कर सकते हैं. जब आपने एस की अडॉप्शन करी है तो वन रूल इज सर्टेन दैट एस के साथ उसकी वाइफ जाएगी. बट अगर अडॉप्शन से पहले उनके सन की बर्थ हो चुका है, दैट मीन्स चिल्ड्रन का बर्थ हो चुका है, तो वो चिल्ड्रन उसके साथ नहीं जाएंगे. दे आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल फैमिली, दैट मीन्स जहां पे उनका बर्थ हुआ है. क्लियर है? दे आर द कोपार्टनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी. They are the members of this family, and being a co-partner they have the right upon the joint family property. अगर हम बोलते हैं कि ठीक है they are the members of this family, but what about the succession of the property of S? क्या अभी भी हम उसको क्लास 1 here ट्रीट करेंगे, स्पेशली with respect to section 12? और क्या इस फादर के ऊपर उन चाइल्ड का पूरा राइट है? दैट मीन्स ये फादर क्या अभी भी उनको अडॉप्शन में दे सकता है? और क्या वो जो चाइल्ड है इस फादर के लास्ट राइट्स, लास्ट सेरेमनीज परफॉर्म कर सकते हैं? These are all the issues and that has been discussed by the Supreme Court in this case. क्लियर है? सबसे पहले तो प्लीज ये इश्यूज लिख लीजिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड इट इज़ वेरी इजी. सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है भाई ये क्या हो गया, बट इट इज़ वेरी इजी. इसको एक बार प्लीज़ फटाफट से ऑब्जर्व कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए. उसके बाद फिर हम लॉजिक देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है वो ये देखते हैं कि व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दीज इश्यूज एंड व्हाट इज द कंक्लूजन विच इज गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लीजिए प्लीज़. अंडरस्टूड? अभी तक जितना भी हमने करा है. नाउ इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़. हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीच्ड टू अ कंक्लूजन. जब हम सेक्शन 12 को ध्यान से देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़. जब हम स्वेरेंस ऑफ स्टेटस की बात करते हैं तब क्या सेक्शन 12 में जो ये स्वेरेंस ऑफ स्टेटस है दैट इज अ कंप्लीट स्वेरेंस, और स्टिल वी हैव गिवन द रिस्पेक्ट टू द ब्लड रिलेशंस.
क्या अभी भी हमने ब्लड रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दी है? आंसर इज यस। कैसे? अगर आप सेक्शन 12 ध्यान से पढ़ोगे तो एस अभी भी इन कुछ रिलेशन में से किसी के साथ मैरिज नहीं कर सकता, स्पेशली विद दोज रिलेशनशिप एस कैन नॉट मैरी विच हैव कम इन द स्पिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। लेट्स सपोज कर लो, अगर एस की बात करें, हम कह रहे हैं क्या, स्वेरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, स्वेरेंस ऑफ स्टेटस हो गया विद द नेचुरल बोर्न फैमिली। अब अगर हम एस की बात करें, क्या एस अपनी मदर से, जो इसकी नेचुरल मदर है, जो बायोलॉजिकल मदर है, क्या उससे मैरिज कर सकते हैं? आंसर इज नो। दैट मीन्स अगर हम ब्लड रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशनशिप में हमने कंप्लीट स्वेरेंस की बात नहीं करी है। अभी भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इनके बेनिफिट के बारे में बात देखते हैं, इनके वेलफेयर के बारे में बात करें, इन चिल्ड्रन के बारे में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये एस को हमने अडॉप्शन करी है और उसके कुछ चिल्ड्रन हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होंगे? माइनर्स। अगर हम ये माइनर चिल्ड्रन की बात करें और उनके वेलफेयर के बारे में बात करें, उनका फादर, जो बायोलॉजिकल फादर है, वो तो अलाइव है। मान लिया कि उनकी अडॉप्शन हो चुकी है, पर एक्चुअली में जो एस है, ही इज अलाइव। और जब एस क्या है, अलाइव है, तो इनको हम ऑर्फन्स बोलेंगे। और क्या ऑर्फन्स बोलना चाहिए? आंसर इज नो, दैट इज नॉट इन द वेलफेयर ऑफ दीज माइनर चिल्ड्रन। सो कहने का मतलब क्या है, सेक्शन 12 में हम कंप्लीट स्वेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल वी हैव गिवन द इंपॉर्टेंस टू द ब्लड रिलेशनशिप दैट हैज नॉट बीन स्वेड कंप्लीटली, and on the same hand we are talking about the welfare of the children. क्लियर है? समझ आ गया? दैट इज वाई इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया, दैट वी कैन नॉट से दैट आफ्टर द अडॉप्शन दे आर द ऑर्फन्स। Obviously they are the part of this family, they are still the co-partner and they can claim from the joint family property, but we cannot swear the status between these children and their father. S will still be called the father of these children. That means अगर जो S है वो इन चिल्ड्रन का अभी भी फादर है, तो S की डेथ के बाद, एस की डेथ के बाद बीइंग अ क्लास 1 हियर, ये उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी से भी शेयर लेंगे कि नहीं लेंगे? आंसर इज यस। सो दैट मीन्स इनके स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आया। दे आर द कोपार्टनर्स, दे विल बी द कोपार्टनर्स। दे आर द क्लास 1 हियर्स ऑफ एस, they will still remain the class 1 here of S, and after the death of S they will, as a class 1 here, will inherit the property of S along with SD, that is the daughter of S, and the widow, that is wife of S. So that means they are not the orphans. They will get the property from the joint, they will get the share from the joint family property as well as from the separate property of S. बट क्या एस अभी को पार्टनर है? आंसर इज नो। एस का जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। अब एस उस फैमिली में को पार्टनर नहीं है। एस जो को पार्टनर है वो FN और M1 के साथ फैमिली में को पार्टनर है। फादर की को पार्टनरशिप चेंज हुई है, पर जो सन्स हैं उनकी को पार्टनरशिप चेंज नहीं हुई है। वो इस फैमिली में अभी भी को पार्टनर्स हैं और अभी भी वो क्लास 1 हियर हैं, तो दे विल गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। क्लियर है? समझ आ गया? अगर मैं कह रहा हूं द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन हैज नॉट बीन स्वेड, दे हैव नॉट सेपरेटेड एज अ फादर और सन, दैट मीन्स हु विल परफॉर्म द लास्ट राइट्स? दीज सन्स विल परफॉर्म द लास्ट राइट्स। क्या उनका गोत्र चेंज हो गया, कास्ट चेंज हो गई, उससे कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अडॉप्शन ऑफ दीज 3 चिल्ड्रन, क्या उनका जो फादर है एस है, क्या अभी भी अपने बच्चों को अडॉप्शन में दे सकता है बीइंग अ फादर? आंसर इज यस। अगेन ये जो सारी बातें क्लियर हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से क्लियर हो रही हैं। किस पॉइंट से क्लियर हो रही हैं? सेक्शन 12 में जब हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट स्वेरेंस, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। अगर इस बात को आपने समझ लिया, यस, देयर विल नॉट बी एनी कंप्लीट स्वेरेंस फ्रॉम द रिलेशनशिप,
from the past relationship, rather we have given the importance to the blood relationship. That is why आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ मिल जाएगा. It is very easy. बस किसी ने सोचा नहीं, और ये सिचुएशन शायद ही अराइज हुई है. बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें फादर की अडॉप्शन होगी और जो बच्चे हैं वो अभी नेचुरल बोर्न फैमिली के ही पार्ट हैं. So they are not the orphans. S is still their father. They will get the property in the joint family property of their being a co-partner of this family, and the separate property of the father after his death. Father also have the right that they can, the father can give them in adoption if the father wants to give them in adoption, and the children can also perform the last rites of the father after his death. Clear? और सारा का सारा लॉजिक इधर से निकल के आ रहा है. क्लियर? और इसमें एक और चीज आपने देखनी है. We have given the importance to the blood relationship, and also we have given the importance to the welfare of the minor. It is logical. क्लियर है? समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा प्लीज. इसमें अब केस में जो डिस्प्यूट था, मेन वो क्या डिस्प्यूट था, इस चीज को ध्यान से समझना. What was the main dispute in this case? अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो ये फैमिली कुछ ऐसे है. इस सन की अडॉप्शन हो चुकी है. ऐसे ही है फैमिली. लेट्स सपोज कर लो इस फैमिली में इस F1 की डेथ हो गई है. क्लियर है? मैं जो फैक्ट्स हैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ. मदर की डेथ हो गई या फिर फादर की डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली बीइंग अ अडॉप्टिव चाइल्ड इसके सारे के सारे राइट एज अ नेचुरल चाइल्ड होंगे कि नहीं होंगे? आंसर इज यस. दैट मीन्स नाउ दिस S is the class 1 here of F1 and M1. अगर मैं कि क्लास 1 ईयर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ F1 he will get the property or not? being a son, answer is yes. so let's suppose करो इस फादर F1 की प्रॉपर्टी किसके पास आ चुकी है? S के पास आ चुकी है. थ्रू सक्सेशन he is a class 1 here. क्लियर है? लेट्स सपोज करो ये S की डेथ हुई है. अब S की जब डेथ हुई है तो S की प्रॉपर्टी का क्या होगा? सक्सेशन होगा. डिस्प्यूट ये कहते हैं जो इसकी S की सेपरेट प्रॉपर्टी है, बेसिकली अगर उस प्रॉपर्टी को हम ट्रेस करें तो किससे आई है? F1 से आई है, इस फैमिली से आई है, जहां पे उसको क्या करा गया? अडॉप्ट करा गया है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ S हैज अ ट्रेस, दैट इज दिस प्रॉपर्टी हैज कम फ्रॉम द अडॉप्टिव फैमिली. जिसने उसको अडॉप्ट करा है उसी से ये प्रॉपर्टी आई है. दैट इज वाई जो SW है, सॉरी SD है, और जो ये W है, ये कहते हैं ये सेपरेट प्रॉपर्टी में, ये सक्सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट होना चाहिए. बिकॉज SD कहती है जो मेरा बर्थ हुआ है मेरा आफ्टर अडॉप्शन बर्थ हुआ है. जब मेरा आफ्टर अडॉप्शन बर्थ हुआ है तो SD इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, नो डाउट. और जो W है विडो, वो भी पार्ट ऑफ दिस फैमिली. आंसर इज यस, क्योंकि जब S का हमने क्या करा है? अडॉप्शन करा है, तो उसकी वाइफ उसके साथ ही आई है. सो कहते हैं क्योंकि इस सेपरेट प्रॉपर्टी का जो ट्रेस है वो इस फैमिली का है, एंड SD एंड W आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, नॉट SS, SS1 and SS2, so they should not participate in the process of succession. This was the issue before the Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्गुमेंट था ये डिनाई कर दिया। क्यों? लॉजिक यही है, कहते हैं जब हम स्वेरेंस ऑफ स्टेटस की बात करते हैं तो अभी भी हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? ब्लड रिलेशनशिप को। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट? वेलफेयर ऑफ द माइनर ऑल्सो। दे आर नॉट द ऑर्फन्स, रादर हम अभी भी इसको क्या बोलेंगे? देयर बायोलॉजिकल फादर। दे आर द कोपासनर्स इन देयर फैमिली, प्लस they also participate in the succession of the separate property of their father. And father के जो personal rights के बारे में बात करें और उनके last rights के बारे में बात करें, they can still perform. फादर अगर अलाइव होता तो उनको अभी भी क्या दे सकता था? अडॉप्शन में दे सकता था। और उसकी डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद जो SS1 एंड SS2 उसके लास्ट राइट्स भी क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ब्लड रिलेशनशिप। नो कंप्लीट स्वेरेंस। क्लियर? अब इसके बाद अगर ये सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या होगा? सक्सेशन होगा। तो कैसे होगा? अब इसकी फैमिली हम क्लास 1 ईयर की अगर बात करें तो कौन कौन क्लास 1 ईयर बन गए हैं? दे आर ऑल क्लास 1 ईयर। और अगर इनका हम सक्सेशन करेंगे प्रॉपर्टी का तो कैसे करेंगे? दिस इज 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Each class 1 here will get equal share and the devolution of the property will be simultaneously at the same point of time. They will get the shares equally. क्लियर है? समझ आ गया? बस ये छोटा सा इशू मैंने आपके साथ डिस्कस करना था बिकॉज मेरे को लगा थोड़ी सी ये सिचुएशन यूनिक है। क्लियर है? समझ आ गया? और समझना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे पूरा का पूरा आंसर बेस्ड है कि नहीं है? और स्पेशली इससे बहुत सारी बातें क्लियर होके आई हैं। ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी राइट की हम अगर बात करें और इनका स्टेटस की बात करें, दे आर स्टिल द कोपासनर्स ऑफ देयर फैमिली and they also participating in the succession that is the separate property of their father. And most important बात, अगर हम इसकी बात करें तो ये एस अभी भी इन दोनों को अडॉप्शन में दे सकते हैं। आंसर इज यस, बिकॉज हम वही बायोलॉजिकल फादर के राइट के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं है? समझ आ गया? सो इस चीज़ को फटाफट से अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। It is really very important and quite interesting. क्लियर है? जजमेंट के नाम अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, एक बारी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। दैट इज कालिंदिनी दामोदर गाडे डेथ थ्रू एलाज वर्सेस मनोहर लक्ष्मण कुलकर्णी एंड अदर्स 2020 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? समझ आ गया? दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये छोटा सा ही पॉइंट बस मैंने आपसे साथ शेयर करना था। इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखना, स्पेशली अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है इन द एग्ज़ाम। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।